हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14 में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का मॉडल पेपर नंबर 2। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने मॉडल पेपर नंबर जो 2 है उसका पार्ट फर्स्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स वाले जो भी क्वेश्चन है वो देख लिए। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, या फिर इसी चैनल पर क्लास 8th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, जहाँ पर पहले फुल सिलेबस के जितने भी वीडियो वो वीडियो एक साथ डाले गए हैं। इसी के साथ जो पीछे का मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट है उसका पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, और जो मॉडल पेपर नंबर 2 है उसका पार्ट फर्स्ट आपको एक साथ अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स वाला 3.14 को भी ज्वाइन करें ताकि आपको वहाँ पर ये पेपर और जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है वो पीडीएफ के रूप में अवेलेबल हो सके, और साथ में उनकी जो आंसर की है वो भी आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करवाई जा सके। तो जल्दी से ज्वाइन करें अपने टेलीग्राम चैनल, और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स वाला 3.14 यूट्यूब चैनल को। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। यह है अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्न का मतलब जो लगभग 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं या फिर जिनका आंसर हम 2-3 लाइन में देते हैं। आपको इस प्रकार जो भी क्वेश्चन है उनको लंबा खींचना नहीं है, लंबे खींचने की ज़रूरत नहीं है कि आप आंसर है वो लगातार देते जा रहे हो स्टेप बाय स्टेप। मतलब इनमें हमें कम से कम आंसर, कम से कम लाइन में क्या देना है, आंसर देना है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 4। उन सभी चतुर्भुजों के नाम बताइए जिनके विकर्ण एक दूसरे को लंबसम विभाजित करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4, उन सभी चतुर्भुजों के नाम बताने हैं जिनके विकर्ण एक दूसरे को लंबसम विभाजित करते हैं। एक तो करते हैं समद्विभाजित, तो समद्विभाजित तो लगभग सभी चतुर्भुज करते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम लिया गया है लंबसम विभाजित का। तो लंबसम विभाजित, विकर्ण लंबसम विभाजित उसी चतुर्भुज को के करेंगे जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हो, बराबर। तो यहाँ पर कौन कौन से चतुर्भुज है जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती है? तो एक तो होता है वर्ग और एक होता है समचतुर्भुज। तो वर्ग और समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को लंबसम विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग और समचतुर्भुज, वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबसम द्विभाजित करते हैं। लंबसम द्विभाजित करते हैं। आपको इस प्रकार प्रॉपर लाइन में आंसर देना है। ऐसे नहीं कि वर्ग और समचतुर्भुज लिख के आ गए, आपको पूरा जैसे क्वेश्चन पूछा है उसी प्रकार आंसर देना है। आगे है प्रश्न संख्या 5। समबहुभुज किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। समबहुभुज किसे कहते हैं? तो हमें यहाँ पर समबहुभुज की जो डेफिनेशन है वो बतानी है। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग लगा लेते हैं समबहुभुज। समबहुभुज, तो समबहुभुज किसे कहते हैं? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं एवं कोण क्या हो, बराबर हो। तो लिखेंगे ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज, और बहुभुज होता है केवल रेखाखंडों से बनी हुई बंधाकृति। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सम यानी समान, सभी भुजाएं एवं सभी कोण, एवं सभी कोण, कोण क्या हो, बराबर। बराबर हो, समबहुभुज कहलाता है। समबहुभुज कहलाता है। अब आपको उदाहरण भी देना है, तो उदाहरण लिखेंगे। समबहुभुज के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? तो ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर है।
तो सभी भुजाएं एक तो बराबर होती है किसकी, वर्ग की, और एक बराबर होती है समचतुर्भुज की। तो ये ऐसे बहुभुज है जो ऐसे समबहुभुज है जिनकी, हाँ, वर्ग और समचतुर्भुज है वो क्या है, समबहुभुज के उदाहरण है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है हमारा, एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का मान, एक बाह्य कोण का मान, एक बार यहां से थोड़ा सा, एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का मान कितना हो, 24 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान, तो मैंने एक 4 सूत्र बताए थे। एक तो होता है अंतः कोणों का योग ज्ञात करने का n-2 गुणा 180 डिग्री। एक होता है प्रत्येक अंतः कोण का मान ज्ञात करने का n-2 गुणा 180/n। एक होता है प्रत्येक ये बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री फिक्स होता है। और एक सूत्र होता है प्रत्येक बाह्य कोण का मान, तो वो होता है 360 डिग्री बटे n। तो यहाँ पर प्रत्येक बाह्य कोण का मान बता रखा है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे आंसर नंबर 6, और यहाँ लिखेंगे प्रत्येक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण का मान। यदि मान ज्ञात करना होता तो मैं सामने सूत्र लगाता, लेकिन यहाँ पर पहले से मान दे रखा है तो इसलिए मैं मान लिखूंगा सामने 24 डिग्री। अब जो सूत्र लगाना है वो नीचे लगाएंगे। समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र होता है 360 डिग्री बटे n, और बराबर में कितना आ जाएगा, 24 डिग्री। अब हम इसके बटे में यानी इसके बटे में कुछ भी नहीं तो क्या कर दें, 1 लगा ली। अब कौन सा गुणा कर दें, वज्र गुणा कर दें यहाँ पर। तो n को 24 से गुणा करेंगे तो 24n हो जाएगा, और 360 को 1 से गुणा करेंगे तो 360। n का मान निकालने के लिए 360 में 24 का क्या देंगे, भाग, क्योंकि 24 है वो n के साथ में गुणा में, और गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, भाग में। 24 का भाग लगाएं तो ये क्या, 24 से कम 24, फिर बच गया 12, आगे से आया 0, फिर आ जाए 24 × 5 120। तो n का मान कितना आ जाएगा, 15। तो हमें लिखना है यहाँ पर कि वह उस समबहुभुज में 12 भुजाएं हैं। क्या है, उस समबहुभुज में कितनी भुजाएं होगी, 12। तो लिख देंगे अतः भुजाओं की संख्या, अतः भुजाओं की संख्या कितनी है, 15। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार आंसर लिखना है, अतः भुजाओं की संख्या 15 है। यदि 2-3 नंबर वाले प्रश्न में आ जाए तो इस प्रकार पूरा डिटेल से लिखना है, अन्यथा आप डायरेक्ट थोड़ी स्टेप कम करके भी लिख सकते हो। आगे देखते हैं आंसर नंबर 7। यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो तो कोण A माइनस कोण C का मान कितना होगा। एक समांतर चतुर्भुज है ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, और आसन कोणों का योग 180 डिग्री, समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर A, B, C और D। अब कोण A और C की बात कर रहा है, तो A और C कौन से कोण है, A और C है समांतर चतुर्भुज के समूह कोण। तो लिखेंगे यहाँ कोण A व कोण C समांतर चतुर्भुज के समूह कोण हैं। कौन से कोण हैं, समूह कोण। और समूह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। लिखेंगे अतः कोण A बराबर होगा कोण C के। अब यदि बराबर कोण में से बराबर कोण को घटाएं तो आंसर हमेशा कितना प्राप्त होता है, 0। तो लिखेंगे इसलिए कोण A माइनस कोण C, तो कोण A की जगह A लिख दिया, और C भी किसके बराबर है, A के बराबर। तो C की जगह भी क्या लिख देते हैं, A, और A में से A को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो कोण A माइनस कोण C का मान सदैव कितना प्राप्त होगा, 0। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हो बराबर कितना, 0।
तो पर्सन संख्या 7 है, उसका आंसर कितना आ जाएगा 0। आगे देखते हैं अब। आगे है प्रश्न संख्या 8। जब एक पासे को फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, जो कि प्रश्नावली है हमारी कौन सी, 3rd चतुर्भुज वाली प्रश्नावली के लास्ट में। ये जो प्रश्नावली 4 है, आंकड़ों का जो पाई चार्ट है, आंकड़ों का प्रबंधन, वहाँ से ये जो प्रश्न है प्रायिकता का वहाँ से लिया गया है। जब एक पासे को फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार जो प्रायिकता का क्वेश्चन है वो भी इसमें डाल दिया गया, ताकि प्रायिकता का जो भी चैप्टर है वो भी कंप्लीट करने की कोशिश करें हम। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर 8। सबसे पहले तो लिखेंगे कि एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं। तो एक पासे को फेंकने पर हमने पढ़ा कि पासे को फेंकने पर 6 कुल परिणाम कितने होते हैं, 6 परिणाम। तो लिखेंगे एक पासे को उछालने पर, एक पासे को एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर कुल परिणाम, कुल परिणाम, और कुल परिणामों कितने प्राप्त होते हैं, 6। 6 भी कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6। अब लिखेंगे हम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है पूछी है, तो लिखेंगे अभाज्य संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। की प्रायिकता को तो हटा देंगे और के अनुकूल परिणाम जोड़ देंगे, के अनुकूल परिणाम। तो लिखेंगे एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम बराबर अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त होते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है इनमें, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो कुल कितनी संख्या हो गई, 3। कौन कौन सी, 2 3 और 5। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या वे संख्या है जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग न जाए, तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अब लिखेंगे अतः प्रायिकता, अतः प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम बराबर के नीचे बराबर। अनुकूल परिणाम आए थे 3, कुल परिणाम दे रखे ऊपर 6। जब एक 3 के पाड़े से काटे तो 1 बार और 2 बार, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। आगे है लघुत्रात्मक प्रश्न, जो कि 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न संख्या 9 है। दी गई आकृति में RENT, RENT क्या है, एक आयत है। RENT क्या है, एक आयत। इसके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो भी किस पर, O पर। तो यहाँ लिख रहे हैं O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है। जब आयत को हमने डिटेल से पढ़ा था तो लिखा था आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब अंदर वाली जो चारों भुजाएं हैं वो आपस में क्या होगी, बराबर। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या लिखेंगे, आयत के विकर्ण, पहले आपको डायग्राम बना लेना है, उसके बाद में लिखना है आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करते हैं, इसलिए जो OR भुजा है वो किसके बराबर होगी, ON के, और ये सभी आपस में क्या होगी, बराबर। तो OR है वो किसके बराबर हो जाएगी, OT के भी बराबर हो जाएगी। तो OR का मान दे रखा है 2x + 4 और OT का मान दे रखा है 3x + 1। अब ये समीकरण का क्वेश्चन हो गया। 2x तो अपनी जगह है वैसा का वैसा, 3x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 1 उधर है वैसा का वैसा, ये प्लस का 4 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया है,
पक्षांतरण किया है। क्या किया है? तो लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। अब 2 अक्ष में से 3 अक्ष घटाएंगे तो माइनस का अक्ष बचेगा। 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस की है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और अक्ष बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ से अक्ष का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 3। तो चैप्टर नंबर ये 3rd और चैप्टर नंबर 4th, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको सभी को लिए हमने, ताकि हमारा रिवीजन है वो अच्छे से हो सके और हमारे रिवीजन में 4 चांद लग सके, ताकि जब भी पेपर आए तो हमारे जितने भी तैयारी कर रखी है हमने वो सारी की सारी हम उसको यूज कर लें, तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10। तो यहाँ लिखेंगे आंसर नंबर 10। अब आंसर नंबर 10 है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री हो। जो पहले क्वेश्चन आया था वो आया था बाह्य कोणों का, अब आया है अंतः कोणों का। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर प्रत्येक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान। क्या लिखेंगे? समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान। यदि मान ज्ञात करना होता तब तो सामने सूत्र लगाते, अन्यथा प्रत्येक अंतः कोण का मान दे रखा है 165 डिग्री। प्रत्येक अंतः कोण का जो सूत्र होता है वो यहाँ लिखेंगे n-2 गुणा 180 डिग्री, और बटे में कितना होता है? n, और बराबर में आ जाएगा 165 डिग्री। अब वजन नीचे वाला जो n है उसको साइड दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो गुणा हो जाएगा 165 से, मतलब बटे वाली संख्या गुणा में चली जाती है। 180 को अंदर गुणा करेंगे तो 180 n, माइनस 2 से गुणा करेंगे तो 360 डिग्री, और बराबर में 165 को n से गुणा करेंगे तो 165 n। अब 165, अब पक्षांतरण कर लेते हैं। 180 n माइनस 165 n, और बराबर में कितना आ जाएगा? 360। 180 में से 165 को घटाएंगे तो 15 n, 15 n बराबर 360 डिग्री। n का मान निकालना है तो 360 और बटे में कितना आ जाएगा? 15। 15 का भाग लगाएं तो n का मान आ जाएगा 15 कम 15, 15 दूना 30, और फिर 6 बच गया 0, 15 चौके 60। तो n का मान है वो कितना आ जाएगा? 24। तो यदि समबाहुभुज में 24 भुजाएं हैं तो उसका जो प्रत्येक अंतः कोण है वो कितने डिग्री का होगा? 165 डिग्री का। आगे बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 11 की। तो यहाँ लिखेंगे आंसर नंबर 11। आपको इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप काम करना है। प्रश्न है कि दी गई आकृति में अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो दी गई आकृति है, सभी बाह्य कोण दे रखे हैं, त्रिभुज के बाह्य कोण। अब चाहे बाह्य कोण त्रिभुज का हो, चाहे पंचभुज का हो, चाहे अष्टभुज का हो, बाह्य कोणों का मान कितना होता है? 360। तो सबसे पहले लिखेंगे हम बाह्य कोणों का योग। क्या लिखेंगे? बाह्य कोणों का योग, और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो आप यहां लिख लेना समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग। समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। अब इनको जोड़ लेते हैं। बाहर वाले जितने भी कोण है 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x, और बराबर में कितना आ जाएगा? 360। 125 और 125 को जोड़ेंगे तो 250 डिग्री प्लस x, और बराबर में आ गया 360 डिग्री। अब x का मान निकालना है तो 360 डिग्री उधर पहले से है, 250 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एक मिनट सही लिख देते इसको, 250 डिग्री। 360 में से 250 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। ये भी प्रायिकता का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रायिकता के जितने भी संभावित क्वेश्चन है वो सारे लिए गए हैं इस चैप्टर में। तो आप यदि आपको तैयारी और बेहतर करनी है तो वीडियो को देखिए लास्ट तक, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको पता चल सके। आगे प्रश्न है, एक थैले में 4 लाल सेब व 3 हरी सेब है। थैले में से एक सेब निकाली जाती है। इस सेब के निम्न होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। जैसे लाल सेब हो, पीली सेब हो, लाल सेब न हो। तो हमें 3 प्रकार की प्रायिकताएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं
थैले में कुल गेंदों की संख्या या फिर थैले में कुल सेबों की संख्या। लिखेंगे थैले में कुल सेब, कुल सेब। तो कुल सेब कितनी है 4 + 3 बराबर कितनी है 7। अब सबसे पहला आंसर करें ए नंबर लाल सेब। तो लिखेंगे लाल सेब प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। लाल सेब प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम लाल सेब हो, लाल सेब कितनी है तो ये तो लाल सेब थी और ये हरी सेब थी। तो लाल सेब कितनी है 4। अतः प्रायिकता, अब लिखेंगे अतः प्रायिकता बराबर, ये प्रायिकता का सूत्र हो जाएगा घटना के अनुकूल परिणाम। तो सीधा लिख लेते हैं हम अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। याद रखना प्रायिकता में हमेशा अनुकूल परिणाम मतलब छोटे वाली संख्या ऊपर आती है और नीचे वो क्या आती है बड़ी संख्या। तो अनुकूल परिणाम तो कितने हैं 4 और कुल परिणाम कितने हैं 7। तो आंसर हो जाएगा 4/7। कहीं आप ऐसे कर दो कि 7 को ऊपर लिख दो 4 को नीचे, तो कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है क्योंकि ऊपर हमेशा छोटी संख्या आती है। आगे है पीली सेब प्राप्त हो। अब इनमें पीली सेब है ही नहीं, तो जो घटना संभव है ही नहीं उसकी प्रायिकता हमने कितनी पढ़ी है 0। तो लिखेंगे पीली सेब की संख्या 0 है, पीली सेब की संख्या 0 है, अतः प्रायिकता बराबर 0। अतः प्रायिकता 0 होगी। जो घटना घटित होनी संभव है ही नहीं उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है 0। अगर लाल सेब न हो, तो लाल सेब नहीं होगी तो फिर कौन सी सेब होगी हरी। तो लाल सेब होने और नहीं होने की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है 1। याद रखना किसी घटना के जो प्रायिकता है वो संघटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है 0। कितना होता है 1। तो हम यहाँ लिखेंगे लाल सेब प्राप्त होने की प्रायिकता, लाल सेब प्राप्त होने की प्रायिकता प्लस लाल सेब प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता, मतलब लाल सेब प्राप्त होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है 1। तो लाल सेब प्राप्त होने की प्रायिकता तो अभी निकाली थी हमने 4/7, तो ये तो आ गया 4/7 प्लस लाल सेब प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता तो हम मान लेते हैं PB मान लेते हैं और कितना आ जाएगा 1। PB का मान निकालना है हमें तो 1 और ये जो 4/7 है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 1 में से 4/7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3/7। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आप डायरेक्ट कर सकते हो 7 एकम 7 और 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 और बटे में है वैसा का वैसा। अब आगे बात करते हैं हम निबंधात्मक प्रश्न की। और निबंधात्मक प्रश्न भी कौन सी प्रश्नावली का है प्रश्नावली 3 चतुर्भुज वाली। समांतर चतुर्भुज में अज्ञात कोण x और y का मान हमें x y z का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो आंसर नंबर 13 उसका भी कौन सा है A। तो इधर डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में देख के हम सीधा करेंगे आंसर। एक हमें मान दे रखा है 100, बस हमें समांतर चतुर्भुज में एक कोण दे दे उसके बाद में तो हम सारे कोण निकाल सकते हैं। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज उसमें हमें यदि एक कोण दे दे तो हम सारे कोण निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ क्या क्या है तो लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न है तो हमको इसको लंबा खींचना पड़ेगा, मतलब आंसर को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और फिर लिखेंगे जहां कोण B बराबर कितना डिग्री है 100 डिग्री। अब हम बात करते हैं 100 डिग्री के सामने y की।
हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोण B बराबर कोण D। कोण B है वो किसके बराबर है? D के। और सामने लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के समूह कोण। समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण है? समूह कोण। अब कोण B का मान 100 डिग्री है तो D का मान भी कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। तो B के नीचे लिख देते हैं 100 डिग्री बराबर, और D का मान कितना है यहाँ पर? Y। तो Y का मान हमें प्राप्त हो गया कितना? 100 डिग्री। अब बात कर लेते हैं हम 100 डिग्री से अक्ष की, या फिर 100 डिग्री से बात कर लेते हैं किसकी? Z की। अक्ष निकालो चाहे Z निकालो, दोनों ही एक जो 100 डिग्री है उसके आसन कोण हैं। तो हम अक्ष की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कोण B प्लस कोण C बराबर कितना डिग्री है? 180 डिग्री। और एक क्या कारण हुआ? समांतर चतुर्भुज के आसन कोण हैं। कौन से कोण हैं? आसन कोण। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, और आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो B का मान अभी आया था 100 डिग्री। C का मान हमें ज्ञात करना है, तो C की जगह कौन दे रखा है? अक्ष बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। अक्ष का मान निकालने के लिए 180 डिग्री में से 100 डिग्री को घटाना है। तो यहाँ 180 में से 100 को घटाएंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा? 80 डिग्री। तो ये x का आ गया, y का आ गया, अब कौन रह गया? Z। अब हमें पता है कि अक्ष और Z है वो कौन से कोण है? समूह कोण। तो हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे कोण C है वो कोण A के बराबर है, या फिर A बराबर C लिख लेते हैं, एक ही बात है। कोण A बराबर है कोण C के। तो यहाँ पर भी लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज के समूह कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। सम्मुख कोण। अब कोण A का मान हमें ज्ञात करना है, तो कोण A की जगह तो रख दिया हमने Z, और C का मान अभी निकाला था हमने, C का मान अक्ष है। तो यहाँ पर कितना डिग्री है? 80 डिग्री। तो ये हमने सारे कोण निकाल दिए। तो नीचे लिखेंगे अतः अक्ष बराबर तो आ जाएगा कितना? 80 डिग्री। फिर Y बराबर आ जाएगा 100 डिग्री, और Z बराबर आ जाएगा 80 डिग्री है। तो ये इस प्रकार निबंधात्मक प्रश्न है ये, तो हमें इसी प्रकार इसका आंसर देना है। आगे अथवा में दे रखा है, तो आपको या तो ये अथवा में नहीं, अभी B और रह गया, तो अभी B का और कर लेते हैं आंसर। ये बात चल रही है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बारे में। तो जब बात विकर्ण की हो तो विकर्ण के बारे में बताना है, कोण की बात हो तो कोण के बारे में बताना है, और यदि भुजा की बात हो तो भुजा के बारे में बताना है। तो यहाँ पर विकर्ण है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? तो वो लिखेंगे दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे RUNS एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। फिर लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित तो करते हैं वर्ग और समचतुर्भुज के, और समद्विभाजित करते हैं आयत और समद्विभाजित तो सभी के करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर ही करते हैं लिख दिया। अब समद्विभाजित करते हैं तो जो OR है वो किसके बराबर हो जाएगा? ON के बराबर हो जाएगा, और जो OU है वो किसके बराबर हो जाएगा? OS के बराबर। तो OR का मान है 16 बराबर ON का मान कितना है? x प्लस वाई। तो हम एक बार इसको लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 16, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इधर से OU का मान दे रखा है y प्लस 7 बराबर OS का मान है 20। तो यहाँ से यदि y का मान निकालें तो 20 और 7 उधर जाएगा तो माइनस का, तो y का मान कितना आ जाएगा? 13, और ये पर्सन है वो सेंटीमीटर में है, तो y का मान तो कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में
रखने पर, तो यहाँ रख देते हैं x प्लस वाई बराबर 16 दे रखा ऊपर, x की जगह x, y की जगह रख दिया हमने 13, बराबर कितना आ गया 16। अब x का मान निकालेंगे तो 16 में से 13 को घटा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 16 में से 13 को घटाएंगे तो 3 सेंटीमीटर। तो x का मान तो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर और y का मान आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब आगे बात करते हैं हम अथवा वाले प्रश्न को। अथवा वाले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए उपयोग में जो गुणधर्म ले रहे हो आप उनको भी लिखना है। जैसे हम सामने कोष्टक में जो गुणधर्म लिखते हैं वही वैसे ही करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, दिया हुआ है। दिया हुआ है, क्या क्या दे रखा है, तो HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। और क्या दे रखा है, एक दे रखा है कोण EHP। EHP कितना दे रखा है 40 डिग्री। और एक यहाँ पर कोई नाम नहीं दे रखा है, इसके लिए हम A लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, A। एक लिख लेते हैं AOP। AOP कितना डिग्री दे रखा है 70 डिग्री। अब हम करते हैं 70 डिग्री का यूज करके, या तो 70 बाह्य कोण है, एक बार अंदर का कोण निकाल ले। 70 बाह्य कोण है, किसका मान निकाल ले, अंतः कोण निकाले, तो इसका मान निकाल लेते हैं। इसका निकालेंगे तो जो अक्ष है उसका मान निकल जाएगा सामने का। तो हम लिखेंगे कि कोण HOP प्लस कोण POA बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। सामने लिखेंगे रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म, क्योंकि एक ही रेखा पर बन रहे हैं वो भी HOA। और रेखिक कोणों का युग्म हमेशा कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री का। तो HOP तो हमें ज्ञात करना है, तो HOP तो ज्ञात कर लिया, प्लस POA का मान दे रखा है 70 डिग्री और बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। तो कोण HOP का मान 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, उधर जाकर 70 माइनस का हो जाएगा। तो जो कोण HOP है वो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। अब देखते हैं हम, ये कोण हमारे पास 110 डिग्री आ गया। अब यदि 110 डिग्री है तो इसके सामने वाला जो E है जो कि x के रूप में है वो भी कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे कोण HOP बराबर होगा कोण E के। क्यों बराबर होगा, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। कौन से कोण है, सम्मुख कोण। और सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो HOP का मान जो 110 डिग्री है वही कोण किसका होगा, E का, और E की जगह कौन है, x। x का मान तो हमारे पास आ चुका है। अब हम x का, और यहाँ पर आप देखिए ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में एक कोण से कोण बनते हैं, एकांतर कोण भी बनते हैं। जेड की आकृति में जो कोण बन रहे हैं इस प्रकार एक जेड बन रहा है यहाँ पर h 40 डिग्री है और यहाँ पर y है। तो इसका मतलब y का मान कितना होगा 40। तो एक बार लिख लेते हैं हम, कोण 40 का नाम क्या है, EHP। तो हम लिखेंगे कोण EHP बराबर हो जाएगा कोण HPO। क्यों है बराबर, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो HOP का मान 40 डिग्री है, तो इधर ये EHP का 40 डिग्री है, तो HPO की जगह कौन है, y। इसलिए y कितने डिग्री का आ जाएगा 40 डिग्री। अब बात करते हैं किसकी, z की। तो z के लिए हम बात करें तो ये एक त्रिभुज है। क्या है, एक त्रिभुज। तो लिखेंगे HOP एक त्रिभुज है। एक क्या है, त्रिभुज। इसको करने के और भी तरीके हैं लेकिन मैं इस त्रिभुज से बता देता हूँ। HOP एक त्रिभुज है, अतः त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। अतः त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, और अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर कौन कौन से कोण आ गए, एक तो जेड आ गया,
प्लस में y आ गया और एक 110 डिग्री आ गया, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब z की जगह z तो हमें ज्ञात करना है, प्लस y की जगह अभी निकाला था हमने 40 डिग्री, 110 डिग्री की जगह 110 और बराबर में कितना आ गया 180। तो z का मान प्लस ये हो गया 150 बराबर 180 और z का मान निकालने के लिए 180 में से 150 को घटाएंगे तो z का मान वो कितना डिग्री प्राप्त हो जाएगा 30 डिग्री। आप इसको और भी तरीके से कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर x का मान तो आ चुका है 110, y का मान आ गया 40 और z का मान आ गया 30। आगे है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया है कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। मतलब पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पाई चार्ट कहाँ दर्शा रखा है, इसमें पाई चार्ट नहीं बनाया, तो ये पाई चार्ट बनाया भी नहीं है यहाँ पर। तो हम ऐसे करते हैं, जो नीचे वाला अथवा वाला क्वेश्चन है वो कर लेते हैं एक बार, क्योंकि इसमें पाई चार्ट नहीं बना रखा है। तो अथवा में जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, या फिर आप ये देखना कि जो ये क्वेश्चन वहीं प्रश्नावली जो आंकड़ों का प्रबंध है ना 4.1 प्रश्नावली 4.1 उसका प्रश्न है, इसलिए आप इसको देख लेना। यहाँ पर पाई चार्ट बनाया हुआ नहीं है। मैं नीचे वाला क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। एक बच्चे द्वारा एक दिन में व्यतीत किया गया समय इस प्रकार है। सोता है वो 8 घंटे, स्कूल जाता है 6 घंटे, गृह कार्य करता है 4 घंटे, खेल खेलता है 4 घंटे और अन्य कार्य करता है 2 घंटे। इन आंकड़ों से एक पाई चार्ट आपको जरूर खींचना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आंसर नंबर, ये कौन सा आंसर, आंसर नंबर 14। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे सोने में व्यतीत किए गए घंटे। सोने में व्यतीत किए गए घंटे, सोने में व्यतीत किए गए घंटे। तो सोने में व्यतीत कितने घंटे करता है वो 8। अब लिखेंगे अब भिन्न बनाएंगे हम, तो लिखेंगे सोने में व्यतीत किए गए घंटों की भिन्न, सोने में व्यतीत किए गए घंटों की भिन्न। अब भिन्न बनाएंगे तो वो सोता है 8 घंटे, कितने घंटे में से 24, कुल कितने घंटे होते हैं 24। अब लिखेंगे सोने का केंद्रीय कोण, सोने का केंद्रीय कोण। बस यही 3 स्टेप हमें सभी मानों में कर निकालना है। तो लिख लेंगे सोने का केंद्रीय कोण, और केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए इस 8/24 को 360 से क्या करना है गुणा। 8 से 24 कट गया 3 बार और 3 से ये कट गया 120 बार, इसलिए मान आ जाएगा 120 डिग्री। तो एक तो 120 डिग्री आ गया। अब लिखेंगे हम स्कूल में, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ, एक लाइन छोड़ रहा हूँ, व्यतीत किए गए घंटों की भिन्न, व्यतीत किए गए घंटों की भिन्न। और स्कूल में कितने घंटे, वो 6 घंटे, कितने में से 24 में से। लिखेंगे स्कूल में, या पे लिख लेते हैं स्कूल का केंद्रीय कोण, सीधा लिख लेते हैं स्कूल का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण के लिए 6/24 को 360 से क्या करना है गुणा। तो ये 6 से कट गया 4 बार और 4 से कट जाएगा कितनी बार 90 बार। आपको काटना जरूर आना चाहिए। तो ये कितने डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री। फिर यहाँ पर गृह कार्य, तो लिखेंगे गृह कार्य की भिन्न, गृह कार्य में व्यतीत घंटों की भिन्न। और गृह कार्य में कितने घंटे यूज में लिए हैं 4 घंटे, कितने में से 24 में से। अब लिखेंगे गृह कार्य का केंद्रीय कोण, गृह कार्य का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण के लिए 4/24 को 360 से क्या कर देंगे गुणा। 4 से कट गया 6 बार और 6 से 36 कट गया, ये 360 कट गया 60 बार,
इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इसके बाद में बात करते हैं खेल के लिए। तो खेल में व्यतीत किए गए घंटे, खेल में व्यतीत किए गए घंटे या किए गए घंटों की भिन्न सीधा भिन्न बना लेते हैं। और भिन्न के लिए खेलता वो 4 घंटे कितने में से, 24 में से। तो लिखेंगे खेल का केंद्रीय कोण, खेल का केंद्रीय कोण। और केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए 4/24 को 360 से क्या कर देंगे, गुणा। 4 से 6 बार कट गया और वापस वहीं 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। अब बचा एक अन्य का, तो लिखेंगे अन्य कार्यों में व्यतीत समय का केंद्रीय कोण, समय का या फिर समय की भिन्न, समय की भिन्न। तो भिन्न के लिए 2 घंटे यूज लेता है, वो कितने में से, 24 में से। अब लिखेंगे अन्य का केंद्रीय कोण, अन्य का केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण के लिए 2/24 को गुणा करेंगे 360 डिग्री से। 2 से कट गए 12 बार और 12 कम 12, 12 दूना 24 और 12 36, कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। अब आप इनको जितने भी आपने डिग्री में मान निकाले हैं पाँचों के, उनको जोड़ के देखना 360 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, यदि आ रहा है तो आपका आंसर सही है। ये हमने एक वृत्त बना लिया। अब इसके बीच से आपको क्या करना है, एक त्रिज्या बनानी है। अब त्रिज्या से आपको इस तरफ क्या बनाने हैं, कोण बनाने हैं। तो मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आप अपनी प्रकार और पेंसिल की सहायता से बना लेना। पहले सोने में व्यतीत किए थे 120 घंटे, मतलब 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का कोण है वो लगभग इस प्रकार का बन जाएगा। तो ये हो जाएगा लगभग 120 डिग्री का कोण। तो यहाँ लिख देते हैं 120 डिग्री। फिर आ रहा है 90 डिग्री का, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। इस एक आपको आगे से आगे चांदे को रखते जाना और 90 जितने भी कोण का पूछ रहा है वो कोण बना देना है 90 डिग्री। फिर 2 है 60 डिग्री के, तो ये बना लेते हैं एक 60 डिग्री का, और ये हो गया एक 60 डिग्री का। थोड़ा छोटा दिख रहा है तो ये 60 डिग्री का बना लेते हैं। तो ये 2 कोण कितने कितने डिग्री के हो गए, 60 डिग्री के। और जो बाकी बच गया वो कितना डिग्री का बच गया, 30 डिग्री का। तो ये तो हो गया किसका, सोना। ये हो गया स्कूल, ये हो गया गृह कार्य, और ये खेल, और ये हो गया अन्य। तो इस प्रकार ये क्या बन गया हमारा पाई चार्ट। और पाई चार्ट वो निबंधात्मक क्वेश्चन में आएगा, इसलिए आपको पाई चार्ट को अच्छे से समझना है। तो ये था आज का मॉडल पेपर नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मॉडल पेपर नंबर 3 है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करवाया जा सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।